नमस्ते। तो आइए आज अपने सेशन के अंदर घुसते हैं। पर घुसने से पहले जो मेरे मन में सवाल आया, तो मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि आपके मन में भी आ रहा होगा कि अरे ये मैम जो है कितनी थ्योरीज कराएंगी। पहले हमने टाइप थ्योरी करी, फिर हमने ट्रेड थ्योरी केटल की करी, और अब हम फिर से थ्योरी कर रहे हैं और पता नहीं आगे कितनी और है। तो ये सवाल आते ही मेरे मन में तो कोशिश शुरू हो गई कि भाई अब तो ये समझना ही पड़ेगा। तो आइए मैं आपको ये अपनी जो लर्निंग है आप तक पहुंचाऊं, बिकॉज इसके बिना हमारी आगे की जर्नी थोड़ी इंटरेस्टिंग नहीं रहेगी। तो अगर आप जानते हैं कि थ्योरीज जो हैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने दी हैं, कितनी रिसर्च करके ये थ्योरीज निकल के आती हैं, लेकिन इनका सबका थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस रहता है पर्सपेक्टिव में। अगर आप डिफरेंट तरह के पर्सपेक्टिव समझते हैं, तो एज अ माइंड आप कितनी तरह की इनपुट्स डाल रहे हैं। और जब आपके सामने एक पर्सनालिटी जो कि इतनी कॉम्प्लेक्स होती है, जिसके अंदर पता नहीं क्या है, आप उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, उसके बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए कभी इम्पैक्टफुल थेरेपीज बनाना चाहते हैं, या उसको काउंसिल करना चाहते हैं, तो इन सारी चीजों के लिए आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स पता होने जरूरी है। क्योंकि आप उन्हीं को इक्लेक्टिक ढंग से आप उनको अप्लाई करेंगे, क्रिएटिव अपने तरीके से टूल्स की तरह उसको यूज करेंगे, और उन आइडियोलॉजी से आप कुछ नई की तरफ पहुंच पाएंगे। तो ये जो सामने जो आपकी पर्सनालिटी होगी, तभी तो आप उसके बारे में कुछ अच्छा जान पाएंगे। तो इन्हीं चीजों को लेते हुए मेरे अंदर तो बहुत मोटिवेशन आ गया कि आज तो भाई हमने हांस जे आइसनेक की थ्योरी को बड़े ध्यान से पढ़ना है। तो आइए इसी हाई मोटिवेशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं हांस जे आइसनेक ट्रेड थ्योरी पे। तो ये जो साइंटिस्ट आप देख रहे हैं स्लाइड में, ये एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे और जर्मन मूल के थे। लेकिन इनके पास बड़ा स्ट्रांग बिलीफ था, और ये थोड़ा डिफरेंट बिलीफ था जब हमने केटल को लास्ट देखा था, जिसमें उन्होंने काफी चीजों की बात की थी, एनवायरमेंटल रोल की भी बात की थी। पर ये जो है, इन्होंने कहा कि जो पर्सनालिटी है, लार्जली इट इज ड्रिवन बाय जीन्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैव अ वेरी लिटिल रोल टू प्ले। तो हुए ना आप सरप्राइज। तो ये एक नया पर्सपेक्टिव था, तो ऐसे ही मैं भी सरप्राइज हुई। एंड इनका और बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन क्या था, ही ओपिनियन दैट मोर और लेस स्टेबल एंड एंड्योरिंग ऑर्गेनाइजेशन रहता है ट्रेड्स का एक पर्सनालिटी पर्सन के अंदर, और उसका जो कैरेक्टर है, उसका टेम्परामेंट है, उसका इंटेलेक्ट है और फिजिक है, क्लस्टर्ड टुगेदर टू कॉन्स्टिट्यूट अ टाइप। तभी एक वो सामने आपके एक टाइप खड़ी होती है। तो इन सब चीजों को उनका स्ट्रॉन्ग बिलीफ था, और इस बिलीफ के बारे में उन्होंने कैसे आगे एक्सप्लेनेशन दिया था, आइए देखते हैं। तो आइए आइसनेक पर्सनालिटी हायरार्की को समझते हैं। इन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताई जो मुझे तो बहुत रेलिवेंट लगी। अपने थॉट प्रोसेस को अगर मैं एनालाइज करती हूँ और अपने टाइप को एनालाइज करती हूँ, तो आइए इसको आप तक पहुंचाते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि एक हायरार्की में सबसे लोएस्ट पे एक इंसान का, ये पर्सनालिटी का, उसका एक्शन और उसका थॉट होता है। तो ये तो हम अक्सर नोटिस करते हैं, सिंगल एक्शन और सिंगल थॉट। तो जब कोई इंसान हमारी फैमिली में आता है, तो उसका एक एक्शन से हम एक बहुत सा स्टोरी सा बन जाता है कि वो इंसान ऐसा है, उसने ऐसा किया तो इंसान ऐसा है। लेकिन यहाँ पे हमारी स्टोरी थोड़ी सी मॉडिफाई होनी चाहिए कि जब हम फाइनल पहुंचते हैं एज पर आइसनेक, वो सिंगल एक्शन से नहीं, आप ऐसे सिंगल एक्शंस और ज्यादा जब क्लस्टर्ड हो जाते हैं, तब उसकी आपको हैबिट्स पता लगती हैं। और ये हैबिट्स तभी टाइम लेती हैं। आप किसी को टाइम में वो उनके हैबिट्स को आप समझ सकते हैं कि ये रोज सवेरे जल्दी उठती है, तो इसका मतलब शी लाइक्स डूइंग वर्क इन मॉर्निंग आवर्स। तभी ये सवेरे उठ के अपना नहा धो लेते हैं, अपना खाना बना लेते हैं। ये अर्ली राइजर है, आप उसकी हैबिट्स जान सकते हैं। ये कितनी पंक्चुअल है, आप उसकी हैबिट्स जान सकते हैं। जब उसके ऐसे सिंगल एक्शंस आप 3 4 5 10 बार देखते हैं, तब आप समझ जाते हैं कि ये इसकी हैबिट है। तो ऐसे जो रेगुलरली अकरिंग हैबिट्स हैं, उनको आइसनेक सर ने ट्रेट का नाम दिया।
ये ट्रेट जब इकट्ठे होते हैं, क्लस्टर, तो जाके आपके सामने एक पर्सनालिटी को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो कि उसका सुपर फैक्टर भी बोला जाता है एज पर हिम, या हम उनको उसकी टाइप बोल देते हैं। तो आइए इसको लिटिल मोर एग्जांपल से समझते हैं। आपकी फैमिली में, ऑफिस में, सराउंडिंग में आपने कोई एक्सट्रोवर्ट पर्सन तो देखा ही होगा। एक्सट्रोवर्ट मतलब कि जो बिल्कुल झिझकता नहीं है ना, बिल्कुल ओपन, फ्रैंक, ठीक है। तो ऐसे एक्सट्रोवर्ट पर्सन के अगर हम रेट्रो एनालिसिस करते हैं, तो एज पर आइसेनिक पर्सनालिटी हायरार्की की टाइप है एक्सट्रोवर्ट, एक्स्ट्रावर्जन है उनके अंदर। नाउ दिस टाइप शुड बी विद अ क्लस्टर ऑफ हैबिट्स। तो अगर आप ऐसे जो इंसान आपकी पर्सनालिटी आपने जिनको भी देखा होगा, अगर रिकलेक्ट करेंगे, तो ऐसे पर्सनालिटी ने डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स पे आपको कुछ कुछ ऐसे फीचर्स दिए होंगे, जैसे कि लाइवलीनेस, सोशेबिलिटी, उनके सोशल होने का सबसे वो बात करेंगे, फिर उनकी एक्टिविटीज, एकदम से उनको कुछ कहो यस करके वो शुरू हो जाएंगे नो स्पर ऑफ अ मोमेंट, और उनकी एक्साइटेबिलिटी तो, एनर्जी तो बहुत हाई। तो ऐसे एक्सट्रोवर्ट्स की ये हैबिट्स आपने नोट करी होंगी। अब इन हैबिट्स की जो बेसिस है, अगर आप देखें, तो ऐसे आपने कितने सिंगल ओकेजन्स देखे होंगे जब उन्होंने ये हैबिट्स डिस्प्ले की होंगी। आप ये कैसे जानते हो कि इस इंसान में बहुत एक्साइट हो जाता है जब आप उसको क्लब के लिए बोलते हो, अरे आज क्लब चले, हाँ चलते हैं ना, चल आज कहीं बाहर घूमने चले, आओ चलते हैं ना कहीं। तो ऐसे जब आप उसको ग्रुप में पार्टिसिपेशन के लिए बोलो, अरे यार इस ग्रुप में चलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो तुरंत कहें हाँ बड़ा अच्छा लगेगा, चलो आओ ना ग्रुप में चलते हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स पे आपने उनके सिंगल सिंगल थॉट और एक्शंस को नोटिस किया होगा। तो लगा ना आपको ये रेलिवेंट? तो मुझे तो बहुत रेलिवेंट लगा कि कैसे एक सिंगल थॉट्स एक हैबिट्स में फॉर्म बनता है और हैबिट से एक टाइप में। तो ये अगर आप देखें, इसमें जो एब्स्ट्रैक्शन जा रहा है, जो पर्सनालिटी आपके सामने टाइप जिसको हम कह रहे हैं कि एक्स्ट्रावर्जन है इनमें, वो जो टाइप है सबसे ज्यादा मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट उसका हायर की में रहता है, और नीचे जो है स्पेसिफिक सिंगल रिस्पॉन्स जो है वो हमारा वेरी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेबल मोमेंट हो सकता है। और जो ये इंटर कोरिलेशंस हैं हैबिट्स के बीच में, ये हमारा ट्रेट बनाता है, और इंटर कोरिलेशंस ट्रेट के बीच में ये हमें एक टाइप देता है। तो ये थी आइसनर की पर्सनालिटी हायरार्की। अब इसके आगे हम इसको और डीपनिंग से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, बहुत सारे फैक्टर एनालिसिस करे इन्होंने, जो फैक्टर्स, जो वेरियस डायमेंशंस थे पर्सनालिटी के, जो मेजरली इंडिविजुअल डिफरेंस को एड्रेस कर सकते थे फॉर अ पर्सनालिटी फंक्शनिंग को अगर हम बेटर अंडरस्टैंड करें, तो एज पर आइसनेक इट केम आउट टू बी 3। एक था एक्स्ट्रावर्जन एंड इंट्रोवर्जन, दूसरा था न्यूरोटिक्स एंड स्टेबिलिटी, या साइकोटिसिज्म एंड इम्पल्स कंट्रोल। तो आइसनेक ने कोशिश ये करी कि हम कोई भी अगर डायमेंशन बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसको मेजर तो कर पाए, अदरवाइज तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि आप किसी को कन्विंस भी नहीं कर सकते जब आप उसका मेजर ही नहीं दे सकते, और आप अप्लाई कैसे करेंगे जब आप उसको मेजर ही नहीं कर सकते? कहने से तो बात नहीं बनेगी। तो आइसनेक ने एक पेन और पेपर टेस्ट डिजाइन किया जिसको उन्होंने बोला आइसनेक पर्सनालिटी क्वेश्चनेयर, और ये क्वेश्चनेयर इन्हीं उस पे डायमेंशंस पे वर्क करता है: एक्स्ट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन, न्यूरोटिक, स्टेबिलिटी, और साइकोटिसिज्म एंड इम्पल्स कंट्रोल। तो आप देख रहे होंगे आपके बिल्कुल एक बहुत 3 अल्फाबेट लिखे हुए हैं जंबल में, और अगर आप इसको मीनिंगफुल वर्ड में करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा? ENP को क्या बना सकते हैं? बिल्कुल ठीक कहा, पेन। तो ये आइसनेक का पर्सनालिटी फंक्शनिंग का जो डायमेंशन था, इसको उन्होंने पेन मॉडल भी लोग बड़ा फेमसली कहते हैं। तो हैंस जे आइसनेक सर ने इनहिबिटरी थ्योरी दी, और इन्होंने, क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा था, इन्होंने बोला जो पर्सनालिटी का जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, इट इज मेनली ड्रिवन बाय द जीन्स।
तो ये इनकी साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड भी मुझे दिखा इसमें, जब इनका मैंने इनहिबिटरी थ्योरी पढ़ा। तो आइए मैं इसके अंदर आपको लेके चलूं। इनके हिसाब से अगर आप ये ब्रेन देख रहे हैं, ये ब्रेन का मॉडल है, इसके जो आउटर पार्ट में अराउजल्स होते हैं, जो मेन पार्ट है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, जिसके थ्रू एक्साइटमेंट और जो भी आपका होता है बिहेवियर में, वो इस वाला पार्ट को बहुत ज्यादा उन्होंने फोकस किया। एंड एक्स्ट्रा वर्ड्स जो अगर आप देखें तो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर इनहिबिटरी प्रोसेस होता है इनके हिसाब से, और वीक एक्साइटेटरी होता है। तो नर्वस सिस्टम, ही सेज ऑफ दिस एक्स्ट्रावर्ट पीपल, इज वेरी स्ट्रॉन्ग टू टॉलरेट large capacity of stimulations, and they react very slowly and weakly to any stimuli, thus desire for strong sensory stimuli which causes them to seek excitement। तो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग और रेलिवेंट। तो आइए अगर एग्जाम्पल भी अगर मैं रिकॉल करती हूँ, मेरे तो ऑफिस में मुझे बहुत एक्सट्रोवर्ट लोग दिखते थे। तो ऐसे लोग थे जिनको कुछ भी कह दो उनको कुछ बॉदर नहीं होता, उनका अराउजल नहीं होता, और वो बड़ा लार्जली उसको टॉलरेट कर जाते थे और आगे बढ़ जाते थे। तो एक्सट्रोवर्ट्स ऐसे ही होते हैं, और उसका इन्होंने ये लॉजिक दिया है इनहिबिटरी थ्योरी में। अगर ऑन अदर हैंड इफ वी सी द इंट्रोवर्ट्स, दे say that he says that they have a strong excitatory processes, and cortical arousals are there and weak inhibitory process, and their nervous system is relatively very weak as compared to the extroverts, and thus they can tolerate very small capacity of external stimuli and thus react also very quickly and strongly to any stimuli. So environmental simulation causes aversions in them। तो इसके भी मैंने बहुत एग्जाम्पल देखे हैं। कुछ इंट्रोवर्ट पीपल जो मेरे आसपास अपने जीवन में आए, तो अगर जरा सी बात बोलो नहीं तो उनके कॉर्टिकल अराउजल हो जाता है, रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं इंस्टेंटली, और फिर उनका बिहेवियर या तो मुंह घुमा लेते हैं या बात नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ इस तरह का वो बिहेवियर उनका आ जाता है। तो ये बिकॉज ऑफ दी जेनेटिकली जो आपके जो ब्रेन में जो अराउजल्स हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इनहिबिटरी थ्योरी का एक साइंटिफिक पहलू है। और आप देख रहे हैं कि इसमें जो मैंने पिक्चर्स बनाई हैं, आपको क्लियरली इन एक्टिविटीज से पता चल जाएगा कि ये कौन सी एक्टिविटी किसके लिए रेलिवेंट है। तो रीडिंग अगर आप देखें तो कौन करेगा? इंट्रोवर्ट, वो अपनी ही दुनिया में पढ़ने में ज्यादा पसंद करेगा। चेस कौन खेलना चाहेगा? इंट्रोवर्ट, क्योंकि अराउजल आता है, रिएक्ट करता है अपनी ही दुनिया में, अपने से किसी से कोई मतलब नहीं है, और वो ब्रेन को यूज करने में बहुत अराउजल फास्ट रहते हैं। डांस क्लब्स, ऑब्वियसली एक्सट्रोवर्ट्स। फ्रेंड्स, न्यू फ्रेंड्स, एक्सट्रोवर्ट्स। तो ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो हमारे उसके ट्रेट्स को आगे फॉर्म करती हैं, उसके हैबिट्स, एंड देन फाइनली उसका जो आगे बनता है टाइप हमारे को दिखता है। तो आइए आगे देखते हैं कि इस इनहिबिटरी से आगे एक अराउजल थ्योरी आई तो क्यों आई। तो देखिए, आइसनेक ने इनहिबिटरी थ्योरी साइंटिफिक लगी जो मुझे लगी, और अराउजल थ्योरी भी साइंटिफिक लगी, पर उनका इस पे शिफ्ट आने का मेजर मकसद जो मुझे समझ आया वो बेसिकली ये था कि आप असेस कर सकें। तो जब आप किसी भी लैब में अगर आप स्टडी करना चाहेंगे तो अराउजल्स को आप स्टडी कर सकते हैं। कॉर्टिकल में, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में अगर आप अराउजल देखें तो आप ईईजी से आप उसको स्टडी कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाई ही केम अप विद द अराउजल थ्योरी। तो आइए आप देखते हैं अराउजल थ्योरी एज पर इंट्रोवर्ट्स, दे हैव इनेटली हाई लेवल ऑफ अराउजल, ये तो हमने अभी पढ़ा, देन इन एक्सट्रोवर्ट्स, सो दे आर वेरी सेंसिटिव टू एनी स्टिमुलेशन, and it measures the physiological system for individual difference in the types। ठीक, तो अब ARAS जो कि असेंडिंग रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है, उन्होंने इसके लिए इसका रेफरेंस दिया है। आप ये देख रहे हैं, ये ARAS है, मैं आपको दिखाती हूँ पॉइंटर से, ये वाला पोर्शन, ये हमारा पूरा ब्रेन और ये लोअर ब्रेन दिख रहा है। तो इसमें ये ARAS सिस्टम्स है, बट ये है क्या? ये जो ARAS सिस्टम है, ये एक नेटवर्क ऑफ फाइबर है गोइंग अपवर्ड टू द टॉप ब्रेन फ्रॉम द लोअर ब्रेन स्टेम टू द थैलेमस एंड द कॉर्टेक्स, एंड सम ऑफ द fibers also descend down from lower brain to the muscle and the autonomic nervous system। तो ये ARS
एक तरह का फाइबर है, नेटवर्क उसका फाइबर है, जो कि हमारे अराउजल में सपोर्ट करता है, उस पहुंचाने में या कहीं और ले जाने में. एंड कॉर्टिकल एंड ARS, they are reciprocal as it activates the cortex, which in turns influences ARS either by increasing or inhibiting the excitability. तो एक तरफ तो कॉर्टेक्स अराउजल होगा, दूसरी तरफ ये क्या एक्ट करेगा, इनहिबिट भी करेगा एक्साइटेशन को. तो ये जो है इनकी अराउजल थ्योरी है. आप देख रहे हैं मैंने ये कुछ डायग्राम्स लगाए हैं जिससे कि ये बताने की कोशिश करी जा रही है कि अगर ARS और जो अराउजल का कॉर्टेक्स का हम जो बात कर रहे हैं, ये इसमें ये सारा ही इंक्लूड आ जाता है, पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक सिस्टम. और ये देखिए ये कुछ ये जो है ये ARS की ये जो नेटवर्क्स हैं, देखिए डिफरेंट उसमें भी जा रही हैं, ऑर्गन्स में जा रही हैं, जैसे कि हार्ट में जा रहे हैं, लंग्स में जा रहे हैं. आप ये देख पा रहे हैं, ये लोअर ब्रेन से ये कुछ फाइबर है, नेटवर्क्स हैं. तो इसके आगे जो उन्होंने और जो इम्पोर्टेंट जानकारी हमें पहुंचाई वो था विसरल ब्रेन, जो कि हम लिम्बिक सिस्टम भी कहते हैं. अगर आप लिम्बिक सिस्टम को ध्यान से देखा होगा तो ये जो सारा सिस्टम है जिसमें कि हाइपोथैलेमस है, एमाइगडाला है और हिपोकैम्पस है और सिंगुलेट गायरस है, तो ये जो है सारा वो कहते हैं कि ये हमारी इमोशनैलिटी को जनरेट करने में इसका विसरल ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. तो अगर हम न्यूरोटिसिज्म की बात करते हैं, जो कि उनके हिसाब से एक और डायमेंशन है किसी भी पर्सनालिटी को जज करने का, बहुत इंपॉर्टेंट, अदर देन एक्स्ट्रावर्जन एंड इंट्रोवर्जन, तो ये लिम्बिक सिस्टम इन्वॉल्व करता है. द विसरल ब्रेन इज पार्शियली इंडिपेंडेंट फ्रॉम ARS. तो कहने का मतलब ये है कि अगर ARS में कुछ हो रहा है, कुछ जा रहा है, तो ये विसरल ब्रेन को भी इफेक्ट करता है. Thus cortical and autonomic system arousal may be due to this. तो उसका भी कॉर्टिकल यहाँ अराउजल हुआ, साथ में ऑटोनॉमिक सिस्टम जो हमने देखा, बिकॉज ऑफ लिम्बिक सिस्टम विसरल ब्रेन वो भी अराउजल हो जाता है. एंड विसरल ब्रेन एक्टिविटीज में इंक्रीज हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट एंड लॉस ऑफ डाइजेशन. और आप देख रहे हैं जो मैंने आपको दिखाया था पिछली स्लाइड में कि कैसे डिफरेंट ऑर्गन से भी लिंक्ड है, तो कहीं ना कहीं इन सारे चीजों को भी वो अफेक्ट कर जाता है. तो हायर न्यूरोटिसिज्म है तो जनरली लोअर थ्रेशोल्ड है फॉर विसरल एक्टिविटीज एंड ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. सॉरी यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक दिख रहा है मुझे ग्रेटर में. एंड इनलेटली मोर रिएक्टिव, ओवर रिएक्टिव टू इवन माइल्ड फॉर्म ऑफ सिमुलेशन. और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं और ओवर रिएक्टिव हो जाते हैं इवन फॉर स्मॉलर. तो इसी से आप देखेंगे जो न्यूरोटिसिज्म में हम बात करते हैं वो अनस्टेबिलिटी, इसी वजह से इमोशनल अनस्टेबिलिटी आती है, और इसका ऑपोजिट हमने बोला कि स्टेबल पर्सनालिटी. तो इन्हीं चीज़ों नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे गिलफोर्ड ट्रेट थ्योरी, and we will catch you in this next video. But before that, don't forget to give like and subscribe this channel, because the moment you do this, your next video information will reach you, and that will also help me come forward with good content next time. Thank you very much. But at the same time, please also don't forget to give any suggestion or comment in the description, so that I can follow that for a betterment of my learning process as well as for you. Thanks. Have a great day.